डेट है आज 3 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है बारबाडोस। ये रिसेंटली न्यूज में है, एक कंट्री बन गया भाई साहब। ये कंट्री तो पहले भी था लेकिन रिपब्लिक बन गया है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? देखो, पहले ये था मोनार्कल सिस्टम। इसमें मोनार्कल सिस्टम का मतलब है हेयरडार्टरी सिस्टम भी बोल सकते हो आप। हेयरडार्टरी मतलब जो पहले इसका किंग था उसी के खानदान से किंग राजा बनता चला जाएगा। तो इसका किंग कौन हुआ करता था? देखो, सेरिमोनियल पोजीशन जैसे होती है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ी पोस्ट है प्रेसिडेंट की। लेकिन हमारे इंडिया में रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। देखो, चाहे डायरेक्टली इलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्टली इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए तो हो जाएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो सबसे बड़ी पोस्ट है हमारे किसी भी कंट्री में, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए उसका। जैसे हम एमपी और एमएलए के लिए इलेक्शन करते हैं, एमपी और एमएलए का तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और फिर एमपी एमएलए इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन बारबाडोस में ऐसा सिस्टम नहीं था। जो ब्रिटेन की रानी है वो यहाँ पे सेरिमोनियल किंग हुआ करती थी अब तक, लेकिन अब वो हो गया है रिपब्लिक। ये है बारबाडोस। ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है। यहाँ ये कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी के पास नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो इनके बीच में ये छोटा सा आइलैंड नेशन है। लगभग 400 सालों से ये ब्रिटेन की रानी इसकी किंग हुआ करती थी, और ब्रिटेन का ये गुलाम भी था। जैसे इंडिया गुलाम रहा था लगभग 200-250 साल, तो ये बारबाडोस भी गुलाम था। ये ऑफिशियली अब जो क्वीन एलिजाबेथ टू इसकी हेड ऑफ द स्टेट थी, वो अब रिमूव कर दी। वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बन गया है, ये सबसे नया रिपब्लिक कंट्री बन गया है। लगभग 400 सालों तक ब्रिटिश का कॉलोनी बना रहा था ये, मतलब 400 सालों तक इसमें लगभग 392 ईयर तक लगभग राज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बारबाडोस पे। लेकिन अब ये रिपब्लिक बन गया है। और देखो, जो कॉमनवेल्थ नेशन है ये ग्रुप है जिसमें 54 कंट्रीज हैं, जिसमें बारबाडोस भी एक कंट्री बना रहेगा इसका मेंबर। इंडिया भी इसका मेंबर है। देखो, कॉमनवेल्थ नेशन में अक्सर वो कंट्री हैं इसके जिन पे ब्रिटेन ने राज किया था, ब्रिटेन ने जिनको गुलाम बना के रखा था। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिनको गुलाम बना के रखा था वो इसके मेंबर बने ही बने, अपनी मर्जी है, इससे बाहर भी जा सकते हैं। जैसे इंडिया ने चूज कर रखा है कि चलो हम इसका मेंबर रहेंगे, तो इंडिया भी इसका है। और फिर इन्हीं के ही जो मेंबर होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं इनके, हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, इन्हीं कंट्रीज के होते हैं। तो बारबाडोस कहाँ है ये हमने देख लिया, कैरिबियन सी में, साउथ ईस्टर्न कैरिबियन सी का पार्ट है ये। नेक्स्ट है पराग अग्रवाल। ये पर्सन इन द न्यूज है। ये अभी ट्विटर के, जो ट्विटर है ना, आप सुनते हो ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक है, ट्विटर के सीईओ बना दिए हैं, नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं ये। इंडियन ओरिजिन के हैं ये, टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल नए सीईओ होंगे ट्विटर के। नेक्स्ट है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और पहले 2 टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इसके लिए फाइनेंशियल एड। ये अगले पीरियड के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये ट्रस्ट के लिए, एक ट्रस्ट है ये नेशनल जो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट है, ये नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, इसके लिए फाइनेंशियल एड दिए भाई साहब, वित्तीय सहायता, पैसा दिए हैं इसके लिए, अलोकेट किए हैं। तो ये है क्या? NEIA, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट। ये बनाया गया था 2006 में, ताकि जो एक्सपोर्ट है हमारे इंडिया से वो प्रमोट हो। कैसे प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को? ये इंश्योरेंस कवर देता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। देखो, एक ये कॉरपोरेशन है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी हमारे यहाँ से कंपनी है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, बाहर के देशों में चीज़ें बेचता है, कोई भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, कुछ भी है, वो बेचता है, तो उसका इंश्योरेंस करती है ये कॉरपोरेशन। जैसे मान लो अगर ये ए कंपनी है, ये माल बेच रही है दूसरी कंट्रीज़ को, अगर इसको कोई कभी फ्यूचर में नुकसान होगा तो ये इंश्योरेंस करा लेते हैं। जैसे आदमी भाई साहब इंश्योरेंस करा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा करा लेते हैं, तो ऐसे ही प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हो जाता है, कंपनी का इंश्योरेंस। अगर इसको नुकसान होगा तो ये कंपनी है, जो ये कॉरपोरेशन है, ये इसका भरपाई करेगी। तो ये भी जो NEI है, ये भी ऐसे इंश्योरेंस करती है, सहायता करती है। जो ये ECGC है, इस कॉरपोरेशन की सहायता करती है, यानी कि इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है उनकी मदद करती है, असिस्टेंस फायदा करती है, यानी कि सहायता करती है।
जो ये ट्रस्ट है इसका टारगेट यही है कि क्रेडिट रिस्क कवर देना प्रोजेक्ट के लिए। मान लो किसी कंपनी को नुकसान हो रहा तो उसको फायदा पहुंचाती है। और अंडर राइटिंग कैपेसिटी बढ़ाती है ईसीजीसी की। अंडर राइटिंग कैपेसिटी का मतलब है कि उसकी इंश्योरेंस करने की क्षमता, यानी कि जब पैसा ज़्यादा होंगे इस पे, देखो जितना ईसीजीसी पे पैसा है, कैपिटल है, अब जब एनईआई भी इसकी सहायता करेगी तो पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो कैपेसिटी तो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी इंश्योरेंस करने की। तो ये कैसे काम करता है, जो भी मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उनकी सपोर्ट करता है ये ईसीजीसी के साथ मिलके। ये एग्जिम बैंक को भी सपोर्ट करता है। एग्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होता है, जो भी कंपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती हैं उनको मदद करता है, उनको सहायता करता है ये बैंक। तो ये इस बैंक की भी सहायता करती है, NEIA, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं देखो, एक तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योरेंस जो है अकाउंट, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, इसके लिए अगले 5 साल के लिए 1650 करोड़ रुपए इसमें दिए हैं इस अकाउंट में, यानी कि अब ये फैक्ट्रीज की इंश्योरेंस कर सकेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस, पहला तो यही है कि ये पोटेंशियल है जो हमारे इंडिया का प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में वो इंक्रीज करेगा, हमारे यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, यानी मार्केट पर फोकस कर सकेंगे इंडस्ट्रीज या कंपनीज। जो भी इंडिया से जब एक्सपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इनहेंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाएंगे, कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनाएंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी, गुड्स बनाएंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट करना उन्हें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इनहेंस होगी, बढ़ेगी। जो ये 1650 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन दिया है, एक तरह से ये ट्रस्ट की अंडर राइटिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। अंडर राइटिंग कैपेसिटी वही कि इंश्योरेंस करने की जो क्षमता है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है वो लगभग 33,000 करोड़ रुपए तक इंक्रीज हो सकेगा, तो इस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकेगा, यानी कि एक्सपोर्ट और ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है लगभग 25,000 करोड़ रुपीज़ की और इंक्रीज हो सकेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सकेंगी हमारी कंट्रीज में। इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है NEIA की, देखो ये 2006 में सेटअप किया था, तब से ये मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को इंश्योरेंस कर रहा है और उनकी सहायता कर रहा है। जो भी कॉमर्शियली वाइबल और स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है, उनकी सहायता करता है, मतलब जिनमें कैपेसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने की और एक्सपोर्ट करने की उनको, और जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है उनको, जो हमारे इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉर्पस कमिटमेंट है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 4000 करोड़ की है इसमें, और मैक्सिमम लाइबिलिटी जो परमिशन है वो इसमें 20 टाइम्स है एक्चुअल कॉर्पस की, मतलब जितना इसमें संग्रह है, जितना इसमें NEIA में जितना इसके पास पैसा है उसका 20 टाइम्स तक कैपेसिटी इंक्रीज करने का ये गवर्नमेंट का मैक्सिमम लाइबिलिटी है। इसमें देखो ये जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव किया है लगभग 3091 करोड़ मार्च 31 2021 तक रिसीव किया है, और जब से ये स्टार्ट किया है NEIA 2006 से लगभग 213 प्रोजेक्ट को ये इंश्योरेंस कवर दे चुका है। 53,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट को इंश्योरेंस दे चुका है, और डिफरेंट कंट्रीज में, देखो इंडिया में ही नहीं और भी अफ्रीका और एशिया की और भी कई सारी कंपनीज का, कंट्रीज का ये एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस कवर दे चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिशन इंद्रधनुष, गला बैठ रहा है यार मिशन इंद्रधनुष 3.0, ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है ये मिशन इंद्रधनुष, देखो सिंपली एक लाइन में अगर आपको बताना है तो जो बेबी जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन, ताकि उसे फ्यूचर में बीमारी ना हो। जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है 2 बूंद जिंदगी की, और जैसे वूफिंग कफ जो होती है ना, कुक्कर खांसी या काली खांसी, उसकी दी जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जैसे टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, और कई सारी और बीमारी, मतलब 12-13 बीमारी होती हैं जिनके उसे वैक्सीन दी जाती हैं बच्चे के जन्म पे। और प्रेग्नेंट जो वुमन होती है उसको भी दी जाती हैं, चिल्ड्रन को भी और प्रेग्नेंट वुमन को भी, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं गर्भवती महिलाओं को भी दी जाती है, और चिल्ड्रन को भी, बच्चों को भी, जो बच्चे बेबी पैदा होते हैं। तो ये वही मिशन है, इसमें क्या है, वैक्सीन दी जाती है। अभी इसका तीसरा फेज चलाया है। तीसरे फेज में क्या है, जो बच गए हैं 250 डिस्ट्रिक्ट में 29 स्टेट और यूटी में, जो वुमन और बच्चे, जो प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिलाएं और बच्चे बच गए हैं जिनको नहीं लगी है वैक्सीन, वो 15 दिन के अंदर अंदर लगाई जाएगी। इसमें लगभग 9.5 लाख चिल्ड्रन और 2.2 लाख प्रेग्नेंट वुमन
वैक्सीनेटेड होंगी, कवर होंगी, इतनी को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है। ये कैंपेन उन बच्चों और वुमेन के पास पहुंचेगा जो अभी तक रह चुके हैं इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, उनको फुल इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा इसके जरिए। 22 फरवरी से 15 दिन के अंदर अंदर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 250 डिस्ट्रिक्ट में, 29 स्टेट और यूटी में। जो भी बेनिफिशियरी हैं, मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले गए हैं, वो माइग्रेट हो गए हैं, या ऐसे प्लेस है जहाँ पे पहुँचना बहुत ही कठिन है, जैसे रिमोट एरियाज, पहाड़ी इलाके, दूर दराज के इलाके, विलेज एरियाज, जहाँ पे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमन बचे हुए हैं, उनको ये वैक्सीन लगाएगा जाके इस प्रोग्राम के अंदर। मतलब जाएंगे तो डॉक्टर ही, नर्स, डॉक्टर वगैरह। इसमें डिस्ट्रिक्ट की क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में की गई है। एक तो वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो लो रिस्क में, मतलब जिनमें कम ऐसे बच्चे और वुमन बची हैं जिनको नहीं वैक्सीन लगी है, लो रिस्क में, इसमें 313 डिस्ट्रिक्ट रखी गई हैं। मीडियम रिस्क में 152 और हाई रिस्क उसमें 250 डिस्ट्रिक्ट। तो पहले ये 250 डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन लगाई जाएगी जिनमें ज़्यादा हाई रिस्क है, ज़्यादा जोखिम है। मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने 2014 में इसको लॉन्च किया था, ताकि सारे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमन को इम्यूनाइजेशन किया जा सके, यानी कि वैक्सीन लगाई जा सके, ताकि उनको कई सारी घातक बीमारियों से बचाया जा सके। जो ये मिशन इंद्रधनुष का गोल है, इसमें 2 साल से कम बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है और प्रेग्नेंट वुमन को। इसके बाद इसका सेकंड फेज 2019 में लॉन्च किया, यानी कि जो बच्चे बच गए थे उनको पे फोकस किया जाए, और जो 2 साल से कम है और प्रेग्नेंट वुमन है उन पे 271 डिस्ट्रिक्ट में फोकस किया गया था, और अभी इसका तीसरा फेज लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी। ये जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट एक रिसेंटली रिलीज हुई है, उसमें कुछ डेटा बताया कि इंडिया में 5G को यूज करने वाले कितने लोग होंगे। 2027 तक, 2027 तक 500 मिलियन सब्सक्रिप्शन में से 39% मोबाइल सब्सक्रिप्शन 5G टेक्नोलॉजी का होगा, और टोटल नंबर जो सब्सक्रिप्शन है 2021 में ये लगभग 810 मिलियन हो जाएंगे। मतलब जिन पे स्मार्टफोन होगा, ऐसे पर्सन जिन पे स्मार्टफोन होगा भाई साहब 810 मिलियन होंगे, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 करोड़ लोगों पे हमारे देश में ये स्मार्टफोन होगा 2021 के अंत तक। इसमें भी 2027 तक जो ग्रोथ रेट है वो 7% एनुअल रेट से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। टोटल नंबर 1.2 बिलियन लोगों पे स्मार्टफोन होगा 2027 तक। 4G सब्सक्रिप्शन जिन पे है वो 68% तक रिड्यूस हो जाएगा और लोग माइग्रेट कर जाएंगे 5G टेक्नोलॉजी में। देखो भाई साहब, एडवांस टेक्नोलॉजी है 5G। 4G के बाद जब 5G आएगी तो सब 5G का ही रिचार्ज करेंगे। तो 5G टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। पहले देखो 1G आया था, फर्स्ट जी 1980s में, जिसमें एनालॉग वॉइस होती थी, ह्यूमन टू ह्यूमन, अर्ली मोबाइल्स थे ये। उसके बाद आया डिजिटल वॉइस हो गई, लो स्पीड डेटा वॉइस और सम टेक्स्ट मैसेज वगैरह जाते थे इससे। 2G में 1990s में आया। फिर 2000 में 3G आया, जिसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड की और हाई स्पीड डेटा की टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट एक्सेस होने लगा। 4G आया 2010 में, फास्टर और बेटर 3G से ज़्यादा फास्टर था, हाई स्पीड डेटा। अब इससे भी ज़्यादा 4G से ज़्यादा हाई स्पीड 5G में 2020 में ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज या सेंसर सिस्टम या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब में यूज हो सकता है ये 5G। 5G नेक्स्ट जनरेशन है 4G LTE कनेक्शन से। LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, या वोल्टे बोल सकते हो, इससे हाई टेक्नोलॉजी 4G वोल्टे। आपके मोबाइल में भी जब आप नेट चलाते हो तो वोल्टे लिखा आता है, जो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G वोल्टे, इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 5G। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे और क्या क्या इसकी विशेषताएं, फीचर्स हैं 5G टेक्नोलॉजी की। देखो, जो इसका स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी है, वो 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक ये काम करेगा, यानी कि वेरी हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। जैसे आपको एक मूवी या गाना या कोई भी मान लो नोट्स डाउनलोड करने में, जैसे 100 MB का कोई नोट्स है या कोई सॉन्ग है या कुछ भी आपका डेटा है डाउनलोड करना है नेट से, उसे अगर मान लो 10 सेकंड या 1 मिनट लगता है अभी, तो वो सेकंडों में डाउनलोड हो सकेगा 5G टेक्नोलॉजी से। ये 3 बैंड में ऑपरेट करेगा, लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ही काम करेगा, तीनों में, लो, मीडियम और हाई तीनों में। जो इसका लेटेंसी है वो कम हो जाएगा 5G में। लेटेंसी का मतलब है
जैसे आप जब फ़ोन मिलाते हो अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे, तो डेटा ट्रांसफ़र होता है, वॉइस डेटा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप अभी बोल रहे हो और वॉइस थोड़ा डिले हो जाती है, हम अभी बोल रहे हैं उसे बाद में सुनाई देती है, और जब वो बोल रहा है तो उससे उसकी आवाज़ हमें थोड़ा लेट सुनाई देती है, डिले हो जाता है, डिले देरी हो जाती है बात में ट्रांसफ़र होने में डेटा। तो ये देखो 1G में थोड़ा ज़्यादा था, 2G में कम हुआ, 3G में और कम हुआ, 4G में बिल्कुल ना के बराबर है, पता भी नहीं चलता आपको। लेकिन कभी कभी हो जाता है जब सिग्नल वीक होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जब वीक होती है। तो ये 5G में जो लेटेंसी है ये बिल्कुल कम होगी, बहुत ही ज़्यादा कम। इसकी वजह से 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो सकेगा। ये जो 5G नेटवर्क है इसका देखो ये, और जैसे न्यूज इवेंट्स हैं या स्पोर्ट इवेंट्स हैं इन सब में सपोर्ट करेगा, यानी कि जो अभी टेलीकास्ट होते हैं ऑनलाइन, लाइव टेलीकास्ट होता है, उसमें ज़्यादा और तरक्की हो सकेगी इससे। टेक्नोलॉजी के क्या क्या और इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, देखो इंडिया की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018 की। इसमें 5G की इंपॉर्टेंस बताई गई। इसमें कहा कि जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी एक तरह से रिवॉल्यूशन लेके आएगी, टेक्नोलॉजी में क्रांति लेके आएगी। इसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, डेटा एनालिटिक्स और ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सब में यूज हो सकेगा 5G टेक्नोलॉजी का। क्या इससे हेल्थ पे कोई प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, विपरीत प्रभाव, को नुकसान होता है? देखो अभी तक रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि इससे कोई प्रभाव पड़ता हो, हेल्थ का कोई नुकसान होता हो इसकी फ्रिक्वेंसी से। जैसे जो टावर होते हैं फ़ोन के, उन टावर से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही होती है, तो उनसे अभी तक कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखा गया, कुछ भी प्रभाव ऐसा गलत नहीं देखा है बॉडी पे। एक टिश्यू हीटिंग का कंसेप्ट है, ये मेन मैकेनिज्म है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो निकलती हैं जो टिश्यू हीटिंग हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। टिश्यू हीटिंग का मतलब है नेग्लिजिबल टेम्परेचर राइज ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर का क्या है, जैसे ये फ्रिक्वेंसी आ रही होती है टावर में, आपके फ़ोन में भाई साहब फ्रिक्वेंसी से चलता है, टावर से फ्रिक्वेंसी आती है, तो ये फ्रिक्वेंसी के बीच में ह्यूमन बॉडी जब आती है, टकराती है, तो इनसे बिल्कुल ना के बराबर नेग्लिजिबल टिश्यू हीटिंग, हमारे बॉडी का हल्का सा ना के बिल्कुल ना के बराबर, पता भी नहीं चलता ये टेम्परेचर इंक्रीज होना, ये है टिश्यू हीटिंग। तो ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर देती है बॉडी में पेनिट्रेट होके, लेकिन कोई भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट अभी तक ना देखा गया है, ना अभी ऐसी कोई भविष्यवाणी की है, एंटिसिपेटेड की है। इंटरनेशनल एक्सपोजर कुछ गाइडलाइंस हैं, ये दो बॉडीज हैं इंटरनेशनली, एक इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके जरिए ये क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं कि फ्रिक्वेंसी से जो एक्सपोजर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो गाइडलाइंस दी हुई हैं, कुछ रूल्स वगैरह। ये देखो कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि 4G के लिए अलग गाइडलाइंस हो, 5G के लिए अलग हो, ये फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक ये गाइडलाइंस सबको माननी होती हैं, हर एक कंट्री को। इंटरनेशनल इफर्ट किए गए हैं क्या कि इसके बॉडी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं या नहीं पड़ते, इस पर कुछ रिसर्च की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट, 1996 में चलाया गया था। इसमें 0 से 300 गीगाहर्ट्ज पे जो भी मान लो फ्रिक्वेंसी निकलती है इस रेंज से, इनकी ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि इस पे, इसके फ्रिक्वेंसी से निकलने से ह्यूमन की बॉडी पे कोई हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, इस पे रिसर्च चलती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट, विपरीत प्रभाव नहीं देखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया ज्वाइंस G20 ट्रोइका। देखो रिसेंटली इंडिया ने G20 के ट्रोइका को ज्वाइन कर लिया है, ये 3 कंट्री का एक ग्रुप है। नेक्स्ट ईयर इंडिया देखो 2023 में, 2022 से लेकर 2023 तक, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 2023 तक G20 का प्रेसिडेंट बनेगा, अगले साल बनेगा, नेक्स्ट ईयर। तो ट्रोइका कौन सी कंट्री का ग्रुप है? इसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया। इसमें देखो वो ग्रुप रहते हैं जो करंट प्रेसिडेंट है अभी G20 का। G20 देखो 90+1 कंट्री का ग्रुप है, 19 कंट्रियां और एक यूरोपियन यूनियन है। ब्रीफली समझेंगे इसके बारे में लास्ट में। तो ट्रोइका किसको बोलते हैं? जो टॉप ग्रुपिंग होती है। जैसे अभी जो प्रेसिडेंट है G20 का, अभी कौन था? इटली था। अभी कौन, मतलब 2022 में 21 में कौन बन गया? इंडोनेशिया। इससे पहले कौन था? इटली। तो प्रीवियस कौन था? इटली। अभी है इंडोनेशिया। नेक्स्ट कौन बनेगा? इंडिया। तो इसमें 3 कंट्री का ग्रुप होता है ट्रोइका में। जो अभी प्रेसिडेंट है, पहले रहा था, आगे बनने वाला है। तो पहले था इटली, अब बन गया इंडोनेशिया और आगे बनेगा इंडिया। तो ये तीनों कंट्री ट्रोइका के ग्रुप हो गए, G20 के मेंबर हो गए। G20 के तो मेंबर हैं ही, ट्रोइका के मेंबर हो गए तीनों कंट्री। तो इंडिया होस्ट करेगा अगले साल G20 की ग्रुपिंग को, और इस साल 2022 से लेके
1 दिसंबर 2022 से लेके इंडोनेशिया करेगा, 1 दिसंबर 2022 से लेके करेगा इंडोनेशिया। अभी प्रेसिडेंसी है इटली के पास, और इंडिया लेगा 2023 में। पहले साथ मैंने बोला था 2021 से इंडोनेशिया के पास आ गई, नहीं तो ये 2022 में लेगा इंडोनेशिया, सॉरी ये 2022 में, 1 दिसंबर 2022 में लेगा इंडिया, वो सही बोला था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अभी 2021 तक, 1 दिसंबर 2021 तक इटली के पास थी, अब 1 दिसंबर 2021 से 2022 तक इंडोनेशिया के पास आ गई है, इंडोनेशिया के पास आ गई है प्रेसिडेंसी, और 1 दिसंबर 2022 से आ जाएगी इंडिया के पास 2023 तक। उसके बाद फिर और कंट्री लेगी इसकी प्रेसिडेंसी। तो 2020 से लेके 2021 तक इटली ने इसके जो भी सबमिट होते थे, मीटिंग होती थी 2021 तक, G20 की जो भी सबमिट होते थे मीटिंग, वो इसने होस्ट की थी। जो अक्टूबर में मीटिंग हुई थी 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, वो भी इटली ने होस्ट की थी। अब इंडोनेशिया करेगा, और इंडिया के पास 2022 में ये ऑप्शन आ जाएगा 1 दिसंबर 2022 से। तो ये अफगानिस्तान का इशू उठा सकेगा इसमें, अभी इंडोनेशिया के हाथ में है। G20 है क्या, देखो ये वही लिखा है बार बार, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। G20 देखो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन संस्था है, ये इसके मेंबर हैं, और इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट यानी कि हेडक्वार्टर नहीं है, मुख्यालय। जिस भी कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है वो अपने देश में इसका होस्ट कराता है, सबमिट मीटिंग वगैरह होस्ट कराता है। इसमें देखो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इसके जो मेंबर कंट्री हैं टोटल जो 20 हैं, यानी कि 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन, वो टोटल मिला के वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्ल्ड की GDP 85% तक रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो ग्लोबल ट्रेड होती है लगभग 75%, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 80% को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसके मेंबर हैं ये 19 मेंबर हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन। ये 19 मेंबर कौन कौन से, देखो ऐसे पढ़ के याद नहीं होता, आप मैप से याद कर सकते हो। यहाँ से देखो ये जो मेंबर थे हमारे, ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ से आओगे आप, देखो नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, USA, मैक्सिको, 3 यहाँ पे हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना 2 यहाँ पे हैं, 5 हो गए। 4 इसमें हैं, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी, ये 4 कंट्री इसमें हो गए, 5 4 9 हो गए। एक ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में से केवल एक कंट्री है, 10 हो गए। टर्की और सऊदी अरबिया 12 हो गए। रसिया, चाइना, इंडिया कितने हो गए, 15। जापान, साउथ कोरिया 17। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया 19 हो गए, और प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये इसमें 20 हैं मिला के यूरोपियन यूनियन को। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतने ही टॉपिक थे।